हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जो भी मेरी वीडियो में आज पहली बार आ रहे हैं उनको मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। आई एम निशांत निशांत ठाकरे। आई वाज ऑल इंडिया रैंक 633 इन जेईई एडवांस 2020 एंड अप्रैल 2024 में मैंने अपना बीटेक आईआईटी बॉम्बे से कंप्लीट कर लिया है। दैट्स ऑल अबाउट मी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो हाँ, बात क्या है कि एक टॉपर स्टूडेंट और एक एवरेज स्टूडेंट दोनों के पास दिन में होते हैं दोनों के पास सेम टाइम होता है, 24 आवर्स दोनों के पास होते हैं। दोनों सेम क्लासेस पढ़ते हैं, दोनों सेम बुक्स बनाते हैं, दोनों सेम डीपी बनाते हैं। फिर डिफरेंस कहाँ पे आता है कि टॉपर टेस्ट में इतना ज़्यादा स्कोर कैसे करते हैं और एक बच्चा एवरेज है और एक बच्चा टॉपर कैसे बनता है, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो कौन सी ऐसी छोटी छोटी हैबिट्स है जो आपको ऑलरेडी पता है, बस मुझे एक रिमाइंड कराने की जरूरत है कि आपको क्या करना चाहिए सो डैट यू कैन बूस्ट योर स्कोर इन योर टेस्ट। सो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। पॉइंट वाइज हम लोग बात करते आएंगे। इनमें से स्टार्टिंग में कुछ बातें ऐसी हैं जो काफ़ी जेनरिक है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि वो गलतियाँ आप अभी भी करते हैं। भले ही आपको पता है, भले ही आपको पता है कि ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, फिर भी इसके अलावा एंड में कुछ स्पेशल स्ट्रेटजी, मतलब स्पेशल कुछ सीक्रेट्स हैं मेरे जो मैंने अपने टाइम पे यूज़ किए थे। मैं आपको एक एग्जांपल देके चलता हूँ जो कि ट्रू है। लाइक मेरी कोचिंग में एक लड़का था जिससे क्लास में दिए हुए क्वेश्चंस, क्लास में जब टीचर हमसे ना हम क्वेश्चंस कराते थे, क्वेश्चन बनाने के लिए देते थे और वेट करते थे कि किसका आंसर पहले आता है। तो उस बंदे के क्वेश्चन बन जाते थे, मुझसे ज़्यादा बनते थे। इवन जो डीपीपीस मिलती थी, जो बुक्स मिलती थी, उसमें ज़्यादा परसेंट ऑफ क्वेश्चन मुझसे वो सॉल्व कर पाता था। सब्जेक्टिव क्वेश्चन उससे आराम से बन जाते थे, आई ये रोडो वो ईजिली बना लेता था। बट पॉइंट ये था कि टेस्ट में उसके नंबर नहीं आते थे। तो ये बात सारे टीचर्स मानते थे जो हमारे कोचिंग के थे। उस बंदे को बोलते थे लेस सही, उस बंदे का नाम है एबीसी। तो उस बंदे को बोलते थे तू पढ़ता तो इतना अच्छा है पर टेस्ट में फिर स्कोर क्यों नहीं कर पाता। और जो मेरा जो स्कोर था, जो कोचिंग में या फिर मॉक मतलब जो भी हम लोग टेस्ट वगैरह देते, मेरा स्कोर एक्सेप्शनली हाई रहता था एज कम्पेयर टू सेकंड नंबर थर्ड नंबर पे जो रहते थे उनके नंबर, और फर्स्ट नंबर पे जो मेरा नंबर रहता था उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता था। जबकि होता ये था कि डीपीपी भी वही सॉल्व कर रहे हैं और मुझसे बेटर परफॉर्म करते थे। मतलब डीपीपी दी, मान लो 50 क्वेश्चन की डीपीपी है, होता है कि मुझसे डीपीपी के सिर्फ 35 क्वेश्चन सॉल्व हो पाए, वो बंदा 40-45 सॉल्व करके बैठ जाता था क्योंकि उसे बन जाते, क्लास में दिए हुए क्वेश्चन बन जाते थे, बट वो टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर पाता। तो वीडियो एंड तक जरूर देखे क्योंकि एंड में वो सीक्रेट मैं शेयर करने वाला हूँ कि ये डिफरेंस कैसे आता था, कि वो टेस्ट में क्यों नहीं स्कोर कर पा रहा था बट आई वॉज एबल टू स्कोर इन टेस्ट। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो सबसे पहली बात, पॉइंट नंबर 1 इज अवॉइडिंग योर डिस्ट्रैक्शंस। सो अभी के टाइम में फॉर एग्जांपल मैक्सिमम लोगों के साथ में क्या होता है कि अभी सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन है वो है आपका फ़ोन। अभी की जो जनरेशन अगर आप नेट में सर्च करेंगे तो ऑन एवरेज अभी की जनरेशन 5 से 6 घंटे का स्क्रीन टाइम होता है। 5 से 6 घंटा, डू यू रियलाइज इट? 5 से 6 घंटा, 5 से 6 घंटा मतलब एक बार आप जाइए अपने सेटिंग्स जाके देखिए कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है। 5-6 घंटा नहीं होगा तो एटलीस्ट 2 से 3 घंटा तो होगा। और 2 से 3 घंटा भी अगर आपका स्क्रीन टाइम है, जस्ट इमेजिन वो टॉपर बच्चे जो 2-3 घंटा आप एम्प्टी स्क्रोलिंग, हर पाँच होता है आप 2-3 घंटे लगातार फोन नहीं चला रहे, पर हर आप 15 मिनट 5 मिनट चला रहे हैं, 15 मिनट के बाद फिर ऐसे जो 5-5 मिनट करके जो 2-3 घंटे हुए हैं जो दिन के, जस्ट सोचिए कि उस 2-3 घंटे में उस टॉपर बच्चे ने हो सकता है दिन के 60-70 क्वेश्चन आपसे ज़्यादा बना लिए हों या 100 क्वेश्चन उससे ज़्यादा आपसे ज़्यादा बना लिए हो। अगर वो 50 क्वेश्चन भी आपसे एक्स्ट्रा कर रहा है दिन के 2-3 घंटे इधर उधर वेस्ट ना करके, सो जस्ट इमेजिन अगर वो 50 क्वेश्चन भी दिन के एक्स्ट्रा कर रहा है तो महीने में 1500 क्वेश्चन तुमसे एक्स्ट्रा ज़्यादा कर रहा है। 10 महीने में तुमसे 15,000 क्वेश्चन ज़्यादा कर रहा है। तो ये 2-2 घंटे जब ऐड होंगे ना, और आपकी स्क्रीन टाइम भी अगर 4 घंटे की हो रही है ना, जस्ट इमेजिन 4-4 घंटे ऐड होके ये कितने ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये होता है कंपाउंडिंग इफेक्ट। लाइक हाँ, और जो आपकी जो ग्रोथ होती है ना जेई में, वो लीनियर नहीं होती है, वो कुछ एक्सपोनेंशियल टाइप की होती है जो स्टार्टिंग में स्लो होती है, पर आप जो इतनी मेहनत डाल रहे हैं वो ग्रोथ ये जो मेहनत है ना एंड में दिखती है, और एंड में जो आपकी ग्रोथ होती है वो एकदम काफ़ी स्पीड से पकड़ती है। सो हाँ, दूसरी बात ये है, नॉट जस्ट सिर्फ फ़ोन पे टाइम स्पेंड करने की बात नहीं है। आप अभी के टाइम में क्या होता है, ये भी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आ गया यूट्यूब में। फॉर एग्जांपल यूट्यूब में शॉर्ट्स आ गए, इंस्टा में रील्स आ गए। तो इससे होता क्या है कि आप 30-30 सेकंड का आप एक शॉर्ट देख रहे हो या रील देख रहे हो, उसके बाद हर आपको 30 सेकंड में या 60 सेकंड में आपको एक डोपामिन का बूस्ट मिल जा रहा है, डोज मिल जा रहा है आपको। ठीक है, मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो बोलते हैं, है ना। आपको हर 60 सेकंड के बाद आपको एक डोपामिन का बूस्ट मिल जा रहा है। तो अभी दिक्कत क्या होगी कि आप जब पढ़ने बैठोगे तो आपको जो फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन, मतलब फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट जो होती है, राइट, जब कोई काम आप
कंप्लीट करते हैं, अकम्प्लिश करते हैं, देन यू गेट सम फील गुड केमिकल्स लाइक डोपामिन्स मिलते हैं कि आपने कुछ अच्छा किया, तो आपका ब्रेन आपको रिवॉर्ड करता है, यू फील गुड अबाउट इट, राइट। तो जो पढ़ने आप बैठोगे, जो पढ़ने के बाद आपकी स्टडी जो कंप्लीट होगी, 1 या 2 घंटे के बाद जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट होगी, आपका टास्क कंप्लीट होगा, इतने क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, उसके बाद यू विल फील गुड कि हाँ मैंने कुछ अकम्प्लिश किया है। अब उसमें आपको लगेगा 1 से 2 घंटे का अच्छा खासा फोकस। अब चूंकि आपकी आदत ऐसी बन गई कि हर 30 सेकंड में आपको एक डोपामिन का डोज चाहिए, तो आप झटपटाने लग जाओगे जब आप पढ़ने बैठोगे, तो आपका फोकस नहीं बन पाएगा 60 सेकंड के लिए, और मतलब 60 मिनट के लिए, करेक्ट। क्योंकि आपको हर 60 सेकंड में एक डोपामिन का एक डोज चाहिए, और स्टडी क्या होती है, जो डीप वर्क होता है, इट टेक्स टाइम, है ना। आप 2 घंटे काम करोगे तब आपको फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट आएगा, देन यू विल गेट फील गुड केमिकल्स इन योर ब्रेन, करेक्ट। सो ये दिक्कत होती है। ऊपर से क्या होता है कि आप हर 30 सेकंड में आप क्या कर रहे हो, एक रील देखा, दूसरी रील देखी, तीसरी रील देखी आपने, ऐसे एक ही मिनट करके 10 मिनट आपने मान लो अगर देख लिया, तो आपने कम 10 से 15 अलग अलग टाइप के बहुत सारी चीज़ें आपने देख ली एकदम छोटे से टाइम में। आप बहुत ज़्यादा कंटेंट आप ऑक्यूपाई कर रहे हैं, है ना। तो आपका जो माइंड है वो अभी एकदम से बिखर सा गया है। इट इज़ एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ वॉट यू डू इन मेडिटेशन। मेडिटेशन आप क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि पूरा पूरा फोकस आपका एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड हो, ताकि आपका इससे फोकस और कॉन्सेंट्रेशन बढ़े। पर स्क्रोलिंग में क्या हो जाता है, इट इज़ एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ वॉट यू डू इन मेडिटेशन। मेडिटेशन में हम एक जगह फोकस करते हैं, स्क्रोलिंग क्या होता है, 10 सेकंड कुछ यहाँ का कंटेंट देखा, 10 सेकंड फिर आपने किसी और जगह का कंटेंट देखा, फिर 10 सेकंड आपने किसी और चीज़ के बारे में देखा। तो ऐसे में इन सच ए शॉर्ट टाइम इतनी सारी चीज़ें आपके दिमाग में, इतना सारा कंटेंट आपका दिमाग कंज्यूम कर लेता है। सो इट अफेक्ट्स योर फोकस एंड योर सिटिंग कैपेबिलिटी फॉर। और देखो आपको जेई में क्या करने वाला है, आपको जेई में आपको 3 घंटे बैठ के फोकस के साथ आपको एग्जाम देना है, ठीक है। अगर आपकी आदत है कि हर आप 5 मिनट आप फोन छू छू के देख रहे हो, आप एक बार ट्राई करके देखो कि आप 1 घंटा बिना फोन के रहो। अगर आपको फोन की आदत है तो 1 घंटा आप बिना फोन के रहो, आपको नोटिफिकेशन आएगा तो भी आपको छूना नहीं है। आपको देखना आप एक विड्रॉल सिम्टम्स आने लगे हैं, आपको झटपटाहट होने लगेगी फोन देखने की, समझ रहे हो। तो ये आपको धीरे धीरे जाएगा, यू नीड टू डिटॉक्स दिस, लाइक डिटॉक्स करना पड़ेगा आपको। ये आपको धीरे धीरे हैबिट करना पड़ेगा। पहले आप ट्राई करो कि आप 30 मिनट, मतलब पहले आप ट्राई करो 10 मिनट आप बिना फ़ोन के फोकस के साथ आप काम कर पा रहे हो नहीं, ठीक है। मतलब फिर आप टाइमर सेट करो कि कितनी देर बाद मेरा फोकस चले आ रहा है, मेरे को उठने का मन कर रहा है, तो नोट करो कितना टाइम लग रहा है, फिर उसके बाद उस टाइम को धीरे धीरे बढ़ाने की ट्राई करो, ये धीरे धीरे आएगा, है ना। तो ये रहा मेरा पॉइंट नंबर 1। और अगर आपका मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन अगर छूट नहीं रहा है तो आई कैन सजेस्ट यू फ्यू ऐप्स। एक डिजिटल डिटॉक्स नाम का ऐप है, मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। इट इज़ क्वाइट हेल्पफुल, क्योंकि ये आपके फ़ोन को मतलब काइंड ऑफ स्क्रीन के ऊपर आ जाता है, एंड यू कांट यूज़ योर फोन। जितना भी तुमने टाइमर 1 घंटे का टाइमर सेट कर रखा है, तो 1 घंटे के लिए आप फ़ोन यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ, मतलब मेरे को अभी मतलब जो सोशल मीडिया के जो ऐप्स हैं, मतलब इंस्टा, यूट्यूब, ये सब बनाए ही इसलिए जाते हैं कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम उनके प्लेटफॉर्म में स्पेंड करो, ताकि उनको उनकी अर्निंग मिलते रहे, आपके डेटा से वो अपने पैसे कमाते रहें। तो वो जो प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया, मतलब इंस्टा एंड यूट्यूब, वो बनाया ही इस पर्पज से कि वो कि आप उससे एडिक्ट हो जाओ, करेक्ट। तो ये आपको धीरे धीरे करके ये आपको छुड़ानी है। तो इसके लिए आप डिजिटल डिटॉक्स नाम का एक ऐप है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज ऐप कॉल्ड नो स्क्रोल। तो आपको क्या करता है, स्क्रोलिंग को डिसेबल कर देता है। सो यू कैन यूज़ दिस ऐप ऑल्सो, ताकि आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है वो कंज्यूम ना करें, क्योंकि मैं इन शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की कम्प्लीटली अगेंस्ट हूँ। ये आपके दिमाग की जो फोकस है उसको ख़राब कर रहे हैं, दिमाग के फोकस को ख़राब कर रहे हैं, आपकी जो लॉन्ग सेटिंग कैपेसिटी है वो आप ख़राब कर रहे हैं। सो yeah, that's all. Point number 1. So point number 2 is reward psychology. तो रिवॉर्ड साइकोलॉजी होता क्या, ठीक है। आप काम कर रहे हो, 1 घंटा आपने पढ़ाई की, आपने सोचा कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन मुझे करने हैं, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने कर लिए, देन उसके बाद यू शुड रिवॉर्ड योर सेल्फ विद, यू शुड कुछ स्मॉल रिवॉर्ड्स आपको खुद को देने चाहिए। हो सकता है वो अच्छा डेजर्ट हो, कुछ अच्छा खाना हो, या फिर कुछ मनपसंद चीज़ हो, हॉबी हो, उन सब चीज़ों से रिवॉर्ड आपको देना चाहिए। तो होता क्या है कि इससे क्या करता है, आपका ब्रेन ना उस काम को, आपकी पढ़ाई को पॉजिटिवली एसोसिएट कर लेता है, लाइक इट क्रिएट्स सम पॉजिटिव एसोसिएशन विथ दैट वर्क दैट यू आर डूइंग, करेक्ट। और इससे क्या रहता है कि लाइक इट मोटिवेट्स योर ब्रेन, कि मतलब ब्रेन आपको मोटिवेट हो जाता है कि आप काम करो,
क्योंकि इट इज़ समथिंग पॉजिटिव। इसको करने के बाद कुछ अच्छा होता है एंड यू रिवॉर्ड खुद को रिवॉर्ड देते हो, तो ये पॉजिटिविटी से एसोसिएट हो जाता है, करेक्ट। सो ये रही आपकी रिवॉर्ड साइकोलॉजी, इट इज़ योर पॉइंट नंबर 2। लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 3। सो पॉइंट नंबर 3 इज पोमोडोरो टेक्निक। सो व्हाट इज पोमोडोरो टेक्निक? लाइक अगर मान लो आप 2 घंटा लगातार काम करने बैठे हो, 2 घंटा आप लगातार काम करने बैठे हो, 2 घंटा आप बोल रहे हो कि मैं 2 घंटा 3 घंटा लगातार काम करने बैठूंगा, ठीक है। आप लगातार काम करने बैठे हो तो आपकी जो ब्रेन की जो एफिशिएंसी रहती है स्टार्टिंग में तो काफ़ी अच्छी रहती है, ठीक है, स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छी रहती है, पर वो 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद एफिशिएंसी जो पर यूनिट टाइम आप जितना एफिशिएंटली काम कर पा रहे हो वो धीरे 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 घटने लगता है, ठीक है। सो व्हाट इज अ मच एफिशिएंट वे टू डू योर स्टडीज और योर टास्क, कि आप ऐसे उन टास्क को 25 मिनट के उसमें टाइम ड्यूरेशन में डिवाइड कर दो, कि आपने 25 मिनट पढ़ा, ठीक है, फिर 5 मिनट का गैप ले लिया, ठीक है, फिर 25 मिनट पढ़ा, देन 5 मिनट का गैप ले लिया, फिर 25 मिनट पढ़ा, फिर 5 मिनट का गैप ले लिया। इससे क्या होता है, जो बर्नआउट होता है उसको अवॉइड कर सकते हैं आप, कि मतलब एक बर्नआउट हो जाता है ना, लाइक इमोशनली एंड फिजिकली आप एंड मेंटली आप एग्जॉस्ट हो जाते हो अगर लंबे टाइम तक ऐसे आप काम करने का ट्राई करते हो। तो इसमें क्या होता है कि आप एग्जॉस्टन नहीं होता, बर्नआउट नहीं होता। उसके बाद फिर आप वो जो 5 मिनट है उसमें खुद को आप एक रिवॉर्ड दे सकते हो, कि हाँ मैंने 25 मिनट जो फोकस के साथ स्टडी करनी थी वो मैंने कर ली, तो आई शुड रिवॉर्ड माई सेल्फ। हो सकता है आप डेजर्ट के साथ दो, हो सकता है आप थोड़ा वॉक पे निकल जाओ, हो सकता है आप म्यूजिक प्ले कर लो, कुछ भी जो भी आपको अच्छी लगती है, जो भी आपकी हॉबी है उसके साथ आप खुद को रिवॉर्ड कर लो उस 5 मिनट में। सो 25-5 कब कर सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, 50 मिनट पढ़ लो, 10 मिनट का ब्रेक दे दो, कुछ इस टाइप का कर लो, जो भी आपको शूट करता है। सो ये पोमोडोरो टेक्निक इज हाईली इफेक्टिव, ठीक है। लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 4। सो पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5 आर एक्चुअली रिलेटेड टू ईच अदर। सो पॉइंट नंबर 4 मैं यही कहता हूँ, पॉइंट नंबर 4 इज 4 क्वार्टर मेथड। 4 क्वार्टर मेथड मीन्स आप अपने डे को मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट के हिसाब से डिवाइड कर लो, और अपने जो दिन भर के टास्क हैं उनको इस हिसाब से कैटेगराइज कर दो। मॉर्निंग में ये करना है, आफ्टरनून में ये करना है, इवनिंग में ये करना है एंड नाइट के टाइम में ये करना है। ये सिर्फ आपको इफेक्टिव नहीं बनाता, लाइक अपार्ट फ्रॉम मतलब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कराने वाला इसका एक और फायदा है, लाइक मेंटली क्या होता है कि आप मान लो आपने मॉर्निंग वेस्ट कर दी, ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है कि डे का स्टार्ट तो एकदम खराब हुआ है, तो आप दिन भर, कई बार ऐसा होता है कि आप पूरा पूरा दिन वेस्ट कर जाते हो। बट थिंग अपने डे का सिर्फ 1/4 पार्ट ही वेस्ट किया है, so, आपके पास 3/4 पार्ट अभी भी है, उसमें अगर आपने एफिशिएंटली अच्छे से काम किया तो यू कैन स्टिल डू मोर वर्क देन यू डू एवरी डे, है ना। तो इट इज हाईली इफेक्टिव मेथड टू डिवाइड योर टास्क इन 4 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डे, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। तो इस हिसाब से आप डिवाइड करते हुए चल सकते हैं, और बीच में आप जैसे लंच का ब्रेक आ गया, मॉर्निंग आफ्टरनून के बीच स्नैक्स का ब्रेक आ गया, और क्या बोलते हैं आफ्टरनून और इवनिंग के बीच में, तो उस बीच में आप क्या कर सकते हो कि आप अपना लंच स्नैक्स कर लिए, उसके अलावा वॉक पे निकलना है, शाम को निकलना है, वॉक पे निकल गए, या फिर जो भी आपकी हॉबी है आप हॉबी वगैरह कर सकते हो, थोड़ा हल्का फुल रिलैक्स होने के लिए हल्की फुल टीवी देखने, टीवी देख लिया, जो भी है आप यूट्यूब देखने का उस बीच में, तो आप 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट ऐसे आप उस बीच में आप यूट्यूब देख लिया, तो इस ये कर सकते हैं। सो पॉइंट नंबर 5 जो मैं बोलने वाला था, कि पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5 आर रिलेटेड ईच अदर। सो पॉइंट नंबर 5 इज प्लान योर डे इन एडवांस। तो इससे होता क्या है कि आप पढ़ने बैठते हो, फिर आपको ये समझ नहीं आता कि पढ़ना क्या है, तो आप 10 से 15 मिनट तो ये सोचने में वेस्ट कर देते हो कि पढ़ना क्या है, फिर आपने फिर पढ़ना स्टार्ट किया, वो वाला टास्क कंप्लीट हो गया जो आपने सोचा, करेक्ट। उसके बाद फिर से आप बैठे, ये वाला टास्क हो गया, उसके बाद फिर आप फिर से सोचने बैठ जाते हो कि अब क्या करना है। तो ऐसे 5-10 मिनट करके आप बहुत ज़्यादा टाइम दिन का वेस्ट कर देते हो, और ये काफ़ी इफेक्टिव भी होता नहीं है। अगर आपके ब्रेन को पता है पहले से कि ये सारे टास्क कंप्लीट करने हैं, तो आप हाईली एफिशिएंट रहेंगे पूरे दिन में। और आप टास्क ऐसे प्लान कर रहे हैं दिन के, तो आप उनको डिवाइड कर दीजिए मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग या नाइट के हिसाब से, करेक्ट। एंड आप ट्राई करिए कि आप जितने भी टास्क आप खुद के लिए डिसाइड करते हैं उसका एटलीस्ट 50% तो अकम्प्लिश करें उस दिन में। फिर उस 50 को धीरे धीरे आपको बढ़ाना है, 60 ले जाओ, 70 ले जाओ, देन धीरे धीरे करके वो बढ़ेगा, एक बार में नहीं आएगा, पर धीरे धीरे डे बाय डे वाली चीज़ होने वाली है, करेक्ट। सो या सो डेट वॉज पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6, जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो कीप योर स्टडी मटेरियल्स हैंडी। मेरा मतलब क्या है, जैसे आप फिजिक्स पढ़ने बैठ रहे हैं तो फिजिक्स के आपको जितने भी मटेरियल लगेंगे वो आप साथ में रखें।
फॉर एग्जांपल आप डीपी बनाने बैठ रहे हैं, आप फिजिक्स की कोई भी या फिर बुक बनाने बैठ रहे हैं, फिर आपको रियलाइज़ हो रहा है कि ये मैं फॉर्मूला बोल रहा हूँ या इसकी मैं थ्योरी बोल रहा हूँ, फिर आप उठ के जा रहे हैं, आप अपने नोट्स लेके आ रहे हैं, फिर उसको खोल के देख रहे हैं, देन उसके बाद फिर आपको रियलाइज़ हो रहा है नहीं मेरे को एस में जाके देखनी चाहिए, उसमें एक सॉल्ड एग्जाम्पल था जो कि बिल्कुल इस क्वेश्चन जैसे मिलते थे, मुझे एक बार उसको देखना है, फिर आप जा रहे हैं, फिर एस लेके आ रहे हैं, फिर उसको देख रहे हैं, फिर आपको याद आ रहा है नहीं मुझे ये भी चाहिए, एनसीईआरटी भी चाहिए, या फिर आपको याद आ रहा है नहीं मुझे वो वाला जो हमने टेस्ट दिया था वो टेस्ट पेपर चाहिए, उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसे ही था। तो ऐसे में होता क्या कि आप बहुत सारा टाइम ऐसे उठ उठ के वेस्ट कर देते हो, और ऐसे में क्या आपका फोकस भी चले जाता है। सो कीप योर ऑल द स्टडी मटेरियल्स हैंडी, जो फिजिक्स आपने पढ़ने बैठ रहे हैं तो आप अपने नोट्स रखो साथ में, एससीआर में रखो, आप जो भी बुक बना रहे हो डीसी मंडे या सिंगेज वो अपने पास रखो, डीपीबी रखो साथ में, अगर आपके पास कुछ और जैसे रिवीजन कॉपी है वो और शॉर्ट नोट्स कॉपी है वो भी अपने पास रखो। कीप योर स्टडी मटेरियल हैंडी वाइल जब भी आप पढ़ने बैठते हैं। सो लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 7। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि मैं अपना एक ऐसा सीक्रेट रिवील करने वाला हूँ कि मैं ऐसा क्या करता था कि मेरे जो टेस्ट के स्कोर रहते थे, मेरे बाकी क्लासमेट्स जो मेरे बाकी बैचमेट्स थे कोचिंग के, उनसे काफ़ी ज़्यादा क्यों होते थे, इंस्पाइट ऑफ कि उन लोग भी मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन मुझसे ज़्यादा सॉल्व ज़्यादा परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन मुझे सॉल्व कर पाते थे डीपीपी के क्लास के, स्टिल मेरे नंबर टेस्ट में ज़्यादा क्यों होते थे, वो भी एक्सेप्शनली हाई क्यों होते थे। सो पॉइंट नंबर 7 इज इट इज एग्जाम एवरी डे। सो इन द एंड आप क्या करने वाले हो, जो आप जेई मेंस का या फिर जेई एडवांस का जब आप पेपर देने जाने वाले हो, तो इन द एंड आप क्या करने वाले हो, आप एग्जाम देने वाले हो, राइट। चाहे आपने कितना भी पढ़ा हो, कितना भी कुछ किया हो, कितना भी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो आपके सब्जेक्ट्स में, लेकिन आप टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन द एंड अपना मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि टेस्ट में हमको अच्छा परफॉर्म करना है। अपार्ट फ्रॉम लर्निंग तो है ही, हमको इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, सीखना है और एंजॉय करना है लर्निंग को, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिसके लिए 2 साल पूरे अपने लगा रहे हो उसमें आप अच्छा परफॉर्म करो। सो वाई नॉट स्टडी एग्जाम ओरिएंटेड। तो मैं क्या करता था अपने टाइम में, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने किसी चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो गई, क्लास कंप्लीट हो गया, अब हमने कुछ बुक की एंड एक्सरसाइज बनानी है या डीपी बनानी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो मैं क्या करता था क्वेश्चन बनाने बैठता था। मैं ये नहीं करता था कि एक क्वेश्चन बनाया फिर उसका जाके आंसर देखा पीछे की आंसर क्या है, फिर देखा कि गलत हो गया नहीं, फिर उसी क्वेश्चन में लगे, मैं ये नहीं करता था। मैं उस 30 क्वेश्चन को एग्जाम की तरह लेता था एंड मैं एक टाइमर सेट कर देता था, टाइमर स्टार्ट कर देता था, 30 क्वेश्चन को मैं 1 को मैं बनाता था, फिर उसके बाद मैं सबके आंसर चेक, टाइमर स्टॉप करता था, फिर मैं सबके आंसर चेक करता था कि कितने क्वेश्चन आउट ऑफ 30 सही हो रहे हैं। जिससे मेरे को एक आइडिया लग जाता था कि अगर ये 30 क्वेश्चन अगर मैथ्स की अगर मैं जेई मेन में बना रहा हूँ या फिर जेई एडवांस में बना रहा हूँ तो आउट ऑफ 30 मैं कितने सही कर पा रहा हूँ इस टाइम की प्रेशर के साथ, कितनी अच्छी एक्यूरेसी के साथ। और उसके बाद ऐसा टेस्ट चूंकि आप दे रहे हो तो आपको हड़बड़ी में जो आप सिली मिस्टेक्स होती हैं वो आपको पता चलती हैं, किस तरह की कैलकुलेशन मिस्टेक्स आप करते हो जब आप टाइम प्रेशर बढ़ाते हो तो वो आपको पता चलता है। और चूंकि आप एक एग्जाम मोड में ऑलरेडी हर दिन दे रहे हो तो आप एग्जाम से इतने यूज्ड हो जाते हो कि आपका एग्जाम की जो एंजाइटी होती है, एग्जाम का जो डर होता है वो चले आता है। एंड इट एक्सेप्शनली बूस्टेड माई स्कोर व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग दिस स्ट्रेटेजी। सो ये मेरा पर्सनल सीक्रेट था जो कि मैं यूज़ करता था, एंड आई गारंटी कि आप भी ऐसा करके देखो एंड इट विल बूस्ट योर स्कोर। सो मैंने इसका रीज़न समझा दिया ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी हर दिन एक एग्जाम मोड में आप क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका एग्जाम आपका दिमाग ना उस हिसाब से ना सेट हो जाता है कि आप जब एग्जाम में जब परफॉर्म करने जाओगे तो आपको एंजाइटी नहीं आएगी, आप स्ट्रेस में नहीं रहोगे, क्योंकि आप वो काम हर दिन करते आ रहे हो। तो वो चीज़ आपसे काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि आप टाइम प्रेशर में कर रहे हो तो टाइम प्रेशर में जो आप मिस्टेक्स करते हो वो भी आपकी कम हो जाएंगे, आप ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और आपका स्कोर एकदम से बूस्ट होगा। ये धीरे धीरे आएगा, एकदम से नहीं आएगा, 1 महीना 2 महीना आप करके देखिए, आई गारंटी कि आपकी जितने भी मॉक टेस्ट में अभी नंबर आ रहे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा आने वाले हैं। सो ये मेरा पर्सनल हैक था, पर्सनल स्ट्रेटजी थी, एक सीक्रेट था जो कि मैं यूज़ करता था एंड एक्चुअली हेल्प मी टू बूस्ट माई स्कोर अ लॉट। ओके, लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 8। सो ऐसा क्या है कि जो टॉपर्स को सेपरेट करता था एवरेज स्टूडेंट से। टॉपर्स एक मिस्टेक है जो कि नहीं करते हैं, जो कि बाकी स्टूडेंट्स करते हैं। बाकी स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, दे डोंट एनालाइज देयर टेस्ट। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मैं बताता हूँ कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, टेस्ट दिया, देखा कि 300 का पेपर था, 300 के पेपर में उनके 180 आ रहे हैं, उसके बाद नंबर देके छोड़ दिया कि हाँ इतने का पेपर था, इतने नंबर आ रहे हैं, अब मेरे को इंप्रूव करना है, अगले में थोड़ा ज़्यादा नंबर लगाना है। पर लोग ये रियलाइज नहीं ये देखते ही नहीं है कि टेस्ट पेपर में उन्होंने मिस्टेक्स क्या की। अब टेस्ट देना उतना ही ज़्यादा जरूरी, मतलब टेस्ट को एनालाइज करना उतना ही ज़्यादा जरूरी है जितना कि टेस्ट देना। मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप अगर सिर्फ अगर टेस्ट देते रहे तो उतना ही
उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप उसको एनालाइज नहीं कर रहे। मैं समझाता हूँ क्या होता है कि आपने टेस्ट दिया, ठीक है, जितना आपने 3 घंटे की टेस्ट दिया, अब 3 घंटे उसको यूज़ करो और एक्स्ट्रा 3 घंटा आप यूज़ करो उस टेस्ट को एनालाइज करने के लिए। पहले आप देखो कि कहाँ कहाँ आपने गलत किए क्वेश्चंस, उनको मतलब टिक करके रखा। उसके बाद भी जो क्वेश्चन आपके तुक्के से सही हुए, कई बार रहता है ना कि तुक्के रहते हैं, सी और डी ऑप्शन दोनों लग रहा है, तो आप एक क्वेश्चन टिक करके आते हो सही हो जाता है, तो उन तुक्के वाले क्वेश्चन को भी टिक करके रखो, क्योंकि हमको जानना है कि सही अप्रोच क्या है। उसके अलावा जो भी क्वेश्चन आपने गलत किए, क्यों गलत किए, क्या कोई सिली मिस्टेक हुई, क्या कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुई, उसको आप देखो, नोट करो। अगर क्योंकि अगर ये चीज़ आप नहीं कर रहे हो तो हो सकता है आप यही सिली मिस्टेक, यही कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक आप सेम टेस्ट में हर बार करते रहोगे, एंड ऐसे में आपका जो टेस्ट का स्कोर है वो फ्लैट रहेगा, कभी ऐसे बूस्ट नहीं होगा। सो मैं क्या करता था, आप भी ये कर सकते हो, आप एक कॉपी लो 200 पेजेस की, वो सिर्फ इस पर्पज से बनाओ कि टेस्ट में जो भी सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स कर रहे हो, उसको नोट डाउन करो। इट विल हेल्प यू लॉट। अगर आप उसको 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में भी अगर रिवाइज कर रहे हो उस कॉपी को, जिसमें आप सिली मिस्टेक या कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स लिख के रख रहे हो, तो इट इज़ क्वाइट हेल्पफुल टू रिड्यूस योर सिली मिस्टेक्स, एंड इज़ द बेस्ट पॉसिबल एडवाइस जो कि मेरे किसी सीनियर ने दिया था, जो कि मैं आपको दे रहा हूँ। सो आप एनालाइज कैसे करो, जो क्वेश्चन गलत हुए हैं देखो कि उनको बनते कैसे हैं, जो क्वेश्चन तो कैसे सही हुए हैं देखो कि बनते कैसे हैं। अगर कोई कैलकुलेशन मतलब कोई सिली मिस्टेक हो रही है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुई है, उसको नोट डाउन करके रखो। एंड उसके बाद एक और चीज़ आप एनालाइज करके रखो कि आपके किस चैप्टर के क्वेश्चंस हर टेस्ट में गलत हो रहे हैं। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि वो एक ऐसा चैप्टर है जो कि मेरे को जाके वापस रिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि उस चैप्टर के क्वेश्चन में हर बार गड़बड़ करके ही आ रहा हूँ, वापस जाके रिवाइज करने की जरूरत है, कुछ और शॉर्ट एग्जाम्पल बनाने की जरूरत है, कुछ जो क्वेश्चन आपने स्टार मार्क करके रखे हैं कि इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको वापस जाके बनाने की जरूरत है। सो या डू दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कि हमारा चैनल अभी अर्ली स्टेज में जस्ट स्टार्ट हुआ है, सो इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप जो भी IIT जेई की प्रिपरेशन को लेकर, IIT को लेकर जो भी डाउट्स हैं हमसे आप कमेंट पूछ सकते हैं, और हम ट्राई करते हैं कि सारे के सारे कमेंट्स का हम आंसर कर पाएँ, और हम करते भी हैं। सो और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड ऑफ कोर्स कमेंट करिएगा, क्योंकि इससे क्या है कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहता है वीडियोस बनाने का आपके लिए। एंड हम मतलब जो फेज से अभी गुजर रहे हैं जेई की प्रिपरेशन में, वही फेज से हम 4 साल पहले गुजरे थे जब हम जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि इस चैनल में और भी ऐसे काफ़ी यूजफुल वीडियोस आने वाले हैं और आते रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग वन शॉट रिविजन वीडियोस भी बनाने वाले हैं। सो एंड लाइफ एट IIT के बारे में भी काफ़ी कुछ शेयर करने वाले हैं। सो ये वाला वीडियो काफ़ी टाइम ले लिया, क्योंकि बिकॉज आई गॉट busy with some other work, but yeah, thank you so much for showing the love that you show us on every video। और पढ़ते रहो, बताते रहो कि आपको दिक्कत क्या आ रही है, ताकि आप हमें बताएं कि आपको किस टॉपिक के ऊपर और वीडियोस चाहिए, क्या जानना है आपको, किस तरह की प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, ताकि हम उसके बारे में आप या तो कमेंट में सॉल्यूशन दे पाएँ, या उसके बारे में एक अलग से वीडियो बना के हम बता पाएँ कि आपको क्या करना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। आप पढ़ते रहो, आप एंजॉय करो, क्योंकि ये जो जर्नी है जेईई की प्रिपरेशन की काफ़ी लंबी है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी प्रिपरेशन को एंजॉय करो, आपकी जो लर्निंग है वो एंजॉय करो, इंटरेस्ट लेके पढ़ो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री। सो दैट्स ऑल, पढ़ते रहो, एंजॉय करो, मस्ती करो, एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। बाय बाय।